हूं शाहीन, पेश आज की खबरें। अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद के घोटाले के आरोपों में बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के वर्चुअल मीटिंग में इस मीटिंग में अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से ये मीटिंग वर्चुअल ही हो रही थी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने आवास पंचकालिदास से जुड़े थे। उनके अलावा प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। इनके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह अयोध्या, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में उत्तर प्रदेश ने शुक्रवार को राज्य कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि इस लिस्ट में मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। वहीं केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 के तहत शहरों को मिलने वाले अवार्ड की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। ये पुरस्कार सामाजिक पहलुओं, शासन, सांस्कृतिक, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, निर्मित पर्यावरण, जल और शहरी गतिशीलता जैसे विषयों के आधार पर दिए गए हैं। आपको बता दें कि साल 2019 में सूरत स्मार्ट शहरों में एकमात्र विजेता था। ये पहली बार है कि राज्यों को भी स्मार्ट शहरों के ओवरऑल परफॉर्मेंसेस के लिए सम्मानित किया गया है। खेती से जुड़े कानून के खिलाफ पिछले साल शुरू हुए किसान आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो गए हैं। इस मौके पर किसानों ने देश भर में आज फिर बड़ा प्रदर्शन बुलाया है। देश भर में किसान राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंप रहे हैं। इस दौरान कई जगहों से झड़प की खबरें भी आ रही हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की अफवाह भी उड़ी। वहीं हरियाणा के पंचकूला में किसानों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प भी हुई। उत्तर प्रदेश में शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किए गए। नामांकन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने दोपहर 3 बजे तक की समय सीमा निर्धारित की थी। नामांकन के दिन भी जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर जोर आजमाइश साफ देखने को मिली। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने जहां 65 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है, वहीं विपक्षी दल भी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रही है। इसी बीच दिल्ली से सटे गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक होटल के बाहर धरने पर बैठे नजर आए। धरना प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन की शय पर बीजेपी के नेताओं ने उनकी पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों को होटल के कमरों में कैद कर रखा है, ताकि वे प्रस्तावक के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए होने वाले नामांकन में शामिल न हो पाएं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत होकर उभरी राष्ट्रीय लोकदल को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव से ऐन पहले तगड़ा झटका लगा है। पार्टी ने जिसे उम्मीदवार बनाया था, वही पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। बागपत से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आयरलैंडी ने ममता किशोर को प्रत्याशी बनाया था। आरएलडी प्रत्याशी ममता किशोर और अपने पति जय किशोर के साथ आरएलडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। मॉनसून की बारिश बिहार के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार की रात हुई बारिश आफत का सबब सिद्ध हुई है। पटना शहर बारिश से पानी पानी हो गया। विधानसभा परिसर में करीबन 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा है। वहीं शहर के कई अन्य इलाकों में भी सड़कों पर नदी नालों का नजारा देखने को मिल रहा है। पटना शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विधानसभा परिसर में प्रवेश करने वाले रास्ते पर पानी भरा है। आलम यह है कि बिहार की डिप्टी सीएम और आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी के आवास पर भी 25 जून की रात हुई भारी बारिश से आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं रेणु देवी के आवास पर भी तकरीबन 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने खेमे को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। अयोध्या जनपद की कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर एचएस मेहंदी को चिकित्सा प्रकोष्ठ का मंडल संयोजक मनोनीत किया है। कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ का मंडल संयोजक मनोनीत होने पर डॉक्टर मेहंदी ने कांग्रेस पार्टी के प्रति आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, मैं उस पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। वहीं कांग्रेसी नेता जयकरण वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनहित के लिए कार्य किया है, इसीलिए हमें भरोसा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेगी।
जी, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद अपने चेयरमैन साहब का देना चाहता हूँ कि जो हमारे जयराम वर्मा जी हैं, उन्होंने हमें एक जिम्मेदारी सौंपी है। फैज़ाबाद मंडल का चिकित्सा प्रकोष्ठ संयोजक बनाया है, हमें चिकित्सा प्रकोष्ठ का संयोजक फैज़ाबाद मंडल का। तो सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे साथ जो है जितने भी हमारे साथी लोग हैं जो हमारे यहाँ स्वागत में उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने हमें बुला करके स्वागत किया है। जयकरण वर्मा जी हैं हमारे, अश्वनी भाई हैं हमारे, फिरोज़ भाई हैं, नौशाद भाई हैं हमारे, जियो भाई हैं हमारे, फास्टर साहब हैं और राय साहब हैं हमारे। तो हम इन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हमारे अफरोज़ भाई भी हैं और भी बहुत से बंधु हैं हमारे, सुहेल भाई हैं हमारे, सनी हैं हमारे। तो इन लोगों का मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों को बुला करके हमारा स्वागत किया। और जो जिम्मेदारी हमें दी गई है मैं उसको बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में किस तरह की जिम्मेदारी निभाएंगे? जो पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी उसके हिसाब से मैं जितना हमारा भरसक हो सकता है वो मैं करूँगा। मुस्लिम कमेटी के कांग्रेस से कैसे जुड़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो नीतियां हैं भाजपा की और सपा की, हर आदमी समझ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और सही मामले में अगर सही तरीके से अगर कोई भी देश को एक रख सकता है या देश को मजबूत कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। इसको समझने की ज़रूरत है बाकी सभी लोगों को भी। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद अपने चेयरमैन साहब का देना चाहता हूँ कि जो हमारे जयराम वर्मा जी हैं, उन्होंने हमें एक जिम्मेदारी सौंपी है। फैज़ाबाद मंडल का चिकित्सा प्रकोष्ठ संयोजक बनाया है, हमें चिकित्सा प्रकोष्ठ का संयोजक फैज़ाबाद मंडल का। तो सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे साथ जो है जितने भी हमारे साथी लोग हैं जो हमारे यहाँ स्वागत में उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने हमें बुला करके स्वागत किया है। जयकरण वर्मा जी हैं हमारे, अश्वनी भाई हैं हमारे, फिरोज़ भाई हैं, नौशाद भाई हैं हमारे, जियो भाई हैं हमारे, फास्टर साहब हैं और राय साहब हैं हमारे। तो हम इन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हमारे अफरोज़ भाई भी हैं और भी बहुत से बंधु हैं हमारे, सुहेल भाई हैं हमारे, सनी हैं हमारे। तो इन लोगों का मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों को बुला करके हमारा स्वागत किया। और जो जिम्मेदारी हमें दी गई है मैं उसको बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में किस तरह की जिम्मेदारी निभाएंगे? जो झारखंड के गुमला में 15 किलोमीटर दूर स्थित केरकी महुआ टोली गांव की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां 82 वर्षीय परिबा देवी और 77 वर्षीय बिरसो देवी के जज्बे और हौसले को सलाम है। ये दोनों वृद्ध महिलाएं लाठी टिकाकर 2 किलोमीटर पैदल चलकर टीकाकरण बूथ पहुंची थीं और कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इस दौरान वैक्सीनेशन को लेकर समाज सेवी मीरा शर्मा ने कहा है कि मैं केरकी महुआ टोली क्षेत्र में लगातार लोगों को कोरोना टीका के लिए जागरूक कर रही हूँ। ये इसी का परिणाम है। भी मतलब जा रहे हैं, क्या मानते हैं आप? अभी गांव-गांव से लोग जागरूक हो गए हैं। कोविड का जो वैक्सीनेशन हो रहा है, लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं। सिर्फ जवान खाली नहीं, लेकिन अभी बुजुर्ग लोग भी वैक्सीनेशन ले रहे हैं। आपका तुरंत मैंने कल किरकी महुआ टोली की 2 बुढ़िया महिलाएं जो बुजुर्ग थी, दोनों वैक्सीनेशन वो ले ली हैं। और इसलिए हम मानते हैं कि अब पूरे गांव-गांव के लोग वैक्सीनेशन लेने में जागरूक हो रहे हैं। क्या नाम है? सुशील दीपक मिल, जेएमएम जिला उपाध्यक्ष। आज मिशन बदलाव की टीम गुमला, सिमडेगा, चाईबासा और अन्य जिलों में टीकाकरण का अभियान चला रही है, जिसके कारण आज गुमला जैसे सुदूर इलाकों में भी महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सभी टीकाकरण लेने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रही है। निश्चित ही मिशन बदलाव युवाओं की टीम लगातार प्रयास पिछले कई महीनों से कर रही है, जिसके परिणाम दिखाई दे रहा है कि महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सभी टीकाकरण वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रही है। और निश्चित ही हमारा पूरा जिला, हमारा पूरा राज्य कोरोना मुक्त होगा। और इस कड़ी में हमारे मिशन बदलाव के सभी युवा साथियों का 100% कार्य, पूर्णतः डेडिकेशन कार्य ये दिखाता है कि आने वाले समय में हम लोग और भी समाज को
बदलाव की जो बात करते हैं उसको सकारात्मक दिशा की ओर लेके जरूर जाएंगे। भी मतलब जा रहे हैं, क्या मानते हैं आप? उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक आलू भरे ओवरलोड ट्रक का संतुलन बिगड़ जाने से ट्रक नेशनल हाईवे 730 पर विद्युत पोल से टकराकर पलट गया। मिली जानकारी के मुताबिक आलू भरा ट्रक हाथरस से बलरामपुर के लिए जा रहा था, जिसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। इस दुर्घटना में ड्राइवर और खलासी दोनों सुरक्षित हैं। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। जी, आपके साथ में क्या कैसे हादसा हुआ है ये? आज तक ये आ रहे थे, वो स्टीयरिंग चपक गया इसका जी। और गाड़ी जो थी इधर खींची आई। अच्छा, गाड़ी चल रही थी। कोई चोट वोट तो नहीं खाया है? चोट कुछ नहीं लगी। सेब तो ये माल कहाँ से ला रहे थे आप? माल हाथरस से ला रहे थे, बल्लम ले जा रहे थे। अच्छा, क्या है इसमें? आलू। आलू है। ये कोई जो विद्युत पोल टूटा है, इससे कोई आपको दिक्कत तो नहीं हुआ है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, कितने लोग थे आप साथ में? 2 लोग थे। दोनों लोग में किसी को चोट? नहीं, कुछ नहीं। किसी को चोट नहीं आई? तो खरोच भी नहीं आई। जी। जी, आपके साथ में क्या कैसे? उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पुलिस और बदमाशों की हुई मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा के निर्देशन में उनकी टीम द्वारा अपहरणकर्ताओं से हुई मुठभेड़ के पुलिस ने बच्चों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल बरामद कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक अपहरणकर्ताओं ने बच्चे का अपहरण कर 20 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने सीमाएं सील कर भाग रहे दुर्दांत अपराधियों को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।